नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अंतर्राष्ट्रीय मंच से हुई पीएम मोदी की आलोचना की, अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को लगे जोरदार झटके की, जानेंगे अनुच्छेद 370 पर दायर याचिकाओं पर क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार को चुनौती देते हुए बीबीसी की ओर से क्या किया गया दावा, बात करेंगे मोदी सरकार पर खड़गे की वार की, कर्नाटक में सदन से लेकर सड़क तक घिरी बीजेपी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मेघालय में मचे सियासी घमासान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस के मेरिट तय करेंगे, मामला 7 जजों की बेंच को भेजे या नहीं। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट बोला पहली बैठक में हो दिल्ली मेयर का चुनाव, 24 घंटे के भीतर जारी करें नोटिस। आईपीएल 2023 का शेड्यूल जारी, गुजरात और चेन्नई के बीच 31 मार्च को होगा पहला मुकाबला, 28 मई को फाइनल, 10 टीमें खेलेंगी 74 मुकाबले। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 317 अंक गिरकर 61,003 पर हुआ बंद, निफ्टी 92 अंक गिरकर 17,944 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल से पीएम मोदी को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। पीएम मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की बड़ी वजह मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका के बड़े कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं हैं। जॉर्ज सोरोस ने कहा कि पीएम मोदी के बड़ा नेता बनने की वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। वहीं अडानी मामले पर सोरोस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें संसद के सवालों के जवाब के साथ विदेशी निवेशकों के भी जवाब देने होंगे। सोरोस ने यह भी कहा कि अडानी का मुद्दा भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। इसके बाद जॉर्ज सोरोस ने उम्मीद जताई कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। देश के राजनीतिक आर्थिक हालात और एक निर्वाचित सरकार पर एक विदेशी कारोबारी की ऐसी टिप्पणी से सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। बीजेपी ने बिना देर किए सोरोस को जवाब देने के लिए बीजेपी की नई फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को सामने किया। स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोरोस के बयान को विदेशी साजिश बताते हुए कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ईरानी ने कहा कि आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में यह जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराएंगे। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी सोरोस के बयान को गलत बताते हुए ट्वीट किया कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। इस ट्वीट से जयराम रमेश ने दो तरफा वार किया है। एक तरफ उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष अडानी मामले पर मोदी सरकार की घेराबंदी लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने नेहरूवादी विरासत का जिक्र कर दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि नेहरू के रास्ते पर चलकर ही देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। देश के साथ साथ अब विदेशों में भी पीएम मोदी की किरकिरी हो रही है। किरकिरी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार की कर दी है। शेयर बाजार के लिए नियामकीय उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अडानी मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को मंजूर नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी हिंडनबर्ग मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने मोदी सरकार के सीलबंद लिफाफे में एक्सपर्ट्स के नाम लेने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वो अब खुद इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के कहने पर सरकार केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि एक्सपर्ट्स पैनल के सदस्यों के नाम वो सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की जांच में पारदर्शिता चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं किया
किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नाम दिए हैं, अगर दूसरे पक्ष को उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो जांच में पारदर्शिता नहीं दिखेगी। इसलिए अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से विशेषज्ञों की जांच कमेटी खुद बनाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई के समय केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सेबी और अन्य वैधानिक इकाइयां हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। अगर कोर्ट जांच कमेटी बनाना चाहता है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के नाम का सुझाव हम दे सकते हैं। हम सील बंद लिफाफे में नाम सुझा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने सरकार का ये सुझाव आज नामंजूर कर दिया। अडानी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द तारीख देने की बात कही है। कोर्ट ने आज कहा कि वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने पर फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने एक पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की दलीलों पर गौर किया। इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, मैं इस पर फैसला करूंगा। इससे पहले पिछले साल 25 अप्रैल और 23 सितंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमन की अगुवाई वाली पीठ अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का गठन फिर से करना होगा, क्योंकि इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमन और न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने न्यायमूर्ति रमन की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ को भेजी थी। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था। अब देखना होगा कि 370 पर सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या रुख रहता है। आज रुख तो BBC ने भी अपना साफ कर दिया है। BBC ने ऐलान कर दिया है कि वो बिना डरे निष्पक्ष खबरें देते रहेंगे। और क्या कुछ कहा है BBC ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली और मुंबई में BBC के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा हो गया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे IT की टीम ने BBC के दफ्तरों में रेड डाली थी और 60 घंटे तक ये छापेमारी जारी रही। IT की टीम देर रात 11 बजे BBC के दफ्तरों से बाहर निकली। BBC ने एक बयान जारी करके कहा है, आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम IT की टीम का सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनका ध्यान भी रख रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कई लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। BBC की ओर से ये भी कहा गया कि हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है। हम अपने रीडर्स, लिसनर्स और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना डर और लोभ लाभ के समाचार पहुंचाते रहेंगे। हालांकि अभी कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को कर्मचारियों से फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा किया। BBC पर हुई इस रेड को लेकर आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आयकर विभाग की कार्रवाई का विरोध किया और इसे PM मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के जवाब में एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। BBC के इरादे बता रहे हैं कि वो मोदी सरकार के सामने झुकने वाला नहीं है। इधर कांग्रेस भी मोदी सरकार के सामने झुकती नजर नहीं आ रही है। अडानी और BBC मुद्दे पर पहले ही मोदी सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस लगातार अडानी मामले की जांच JPC से कराने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर खामोशी अख्तियार कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा योजना और MSME को लेकर PM मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। अडानी मुद्दे पर देश और दुनिया में घमासान मचा है।
कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर चुकी है। अब विदेशों से भी मोदी सरकार और अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा को बंद करने को लेकर सवाल दागा है। खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मनरेगा पर चल रही है मोदी सरकार की कुल्हाड़ी। बजट में मनरेगा फंड में 33% कटौती। मंत्री जी ने कहा कि मनरेगा रोजगार देने की स्कीम ही नहीं, राज्यों को देना होगा 40% पैसा, जो काम 100% केंद्र का है। नरेंद्र मोदी जी, मनरेगा पर ताला मत लगाइए, गरीब माफ नहीं करेंगे। जब देश में बेरोजगारी सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है, युवा नौकरी मांग रहा है, ऐसे में मजदूरों को काम देने वाली सबसे बड़ी सरकारी योजना पर मोदी सरकार ताला लगा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर यह तीखा वार किया है। खड़गे ने आज मनरेगा के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में 5 साल में हुए बड़े नुकसान को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने लिखा, इजी डूइंग मोदी सरकार के तहत छोटे व्यवसाय करने में आसानी। पिछले 5 सालों में 72% एमएसएमई जो 12 करोड़ नौकरियां प्रदान करते हैं, शून्य वृद्धि देखी। 2.5 साल में केवल 30,000 नौकरियां देने वाले पीएम के परम मित्र की संपत्ति 13 गुना बढ़ी। मोदी का जादू, मित्रों को लाभ, एमएसएमई का खून बहाना। अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई सेक्टर के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। खबरों की माने तो 72% छोटे कारोबारियों का बिजनेस नहीं बढ़ा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा करने के लिए देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और करोड़ों परिवारों को आर्थिक चोट लगी है। खड़गे पहले भी अपने तथ्यों के आधार पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। आज कर्नाटक में भी बम्बई सरकार घिरी नजर आई। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव हैं, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने वापसी के लिए कमर कस ली है। विपक्ष की ये तैयारी आज सदन से लेकर सड़क तक नजर आई, जहां कांग्रेस ने बजट के दौरान बीजेपी को जमकर घेरा। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही केवल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना वजूद बचा पा रही है। इसके अलावा हर जगह पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कमल मुरझाएगा। इसकी वजह विपक्ष की जबरदस्त घेराबंदी है। आज बजट के दौरान भी विपक्ष के आक्रामक तेवर नजर आए। विधानसभा में कांग्रेस नेता कान में फूल पहनकर पहुंचे। सभी नेताओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को धोखा दिया है और पिछले बजट और 2018 के घोषणा पत्र में लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करके उन्हें बेवकूफ बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से शांत रहने और मुख्यमंत्री को बजट पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन विधायक विरोध करते रहे। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने बार बार बम्बई सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 600 वादे किए थे, लेकिन उनमें से मुश्किल 10% ही पूरे हुए। जहां एक तरफ विपक्ष ने जमकर हल्ला बोल किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम बम्बई ने बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष बजट है। इसी के साथ सीएम ने जनता से कई लोक लुभावन वादे किए। अब बम्बई तो चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मोर्चाबंदी बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। बुलेटिन के आखिर में बात मेघालय के चुनावी घमासान की। त्रिपुरा में वोटिंग का काम पूरा होने के बाद अब राजनीतिक दलों ने मेघालय और नागालैंड के चुनावों में अपनी ताकत झोंक दी है। दोनों ही राज्यों में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। राज्य में 5 साल तक एनपीपी की सरकार थी। इस बार भी राज्य में एनपीपी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस और टीएमसी भी इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने एनपीपी पर जोरदार निशाना साधा है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद अब एक बार फिर नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। राज्य के सीएम कोनराड संगमा की पार्टी ने महिला सुरक्षा, शिक्षा से लेकर रोजगार के मामले में बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एनपीपी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने एनपीपी पर आरोप लगाया है कि 5 साल में उसकी सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब चुनावों में वो फिर पुराने वादे कर रही है। एआईसीसी की मीडिया समन्वयक बबीता शर्मा ने एनपीपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि एनपीपी के 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में मेघालय में महिलाओं को सशक्त करने का वादा किया था और 5 साल बाद भी यही वादा किया जा रहा है, लेकिन इन 5 साल के आंकड़े हमें कोई और ही कहानी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिति का खुलासा हुआ है। 12 महीने से कम उम्र के सिर्फ 26% बच्चों का ही टीकाकरण हो सका है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोनराड संगमा ने वादा किया था स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन राज्य अब अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से भी पीछे हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले 5 साल में
महिलाओं को सुरक्षा देने में भी नाकाम साबित हुई है। राज्य सरकार का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 साल पहले एनपीपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए और इसका असर राज्य में दिखाई दे रहा है। राज्य की जनता एनपीपी को सबक सिखाएगी और कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।